हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर आज आप लोगों के सामने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लेक्चर 4 को लेकर आया हूं। इसके पहले 3 लेक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं और उनके बारे में देख चुके होंगे। आज देखते हैं लेक्चर 4। टॉपिक है आपका ब्रिटेन का अजीब मामला, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इस अजीब मामले के बारे में जानना क्या है कि जैसे अभी तक हमने आप लोगों को पीछे पढ़ाया कि जो राष्ट्रवाद है या राष्ट्र राज्य है, इसकी पहली बार स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति के समय 1789 में हुई थी। लेकिन यहाँ पे कुछ विद्वानों का अलग तर्क है। राष्ट्र राज्य के मॉडल में कुछ विद्वानों का तर्क है कि इसका मॉडल ग्रेट ब्रिटेन ने प्रस्तुत किया। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का गठन अचानक उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह लंबे समय से चली आ रही एक प्रक्रिया का परिणाम है। अंग्रेजी संसद, जिसने 1688 में एक राजसी संघर्ष के तहत राजशाही से सत्ता छीन ली। मतलब समझना क्या है कि 1688 में इंग्लैंड की क्रांति हुई थी और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जो सत्ता है वो मोनार्ची यानी राजतंत्र के हाथ से लेकर संसद के हाथों पर दे दी गई। यानी राजा का पद तो होगा लेकिन वह संसद के अधीन सभी कार्य करेगा। इसके माध्यम से लोगों ने कहा या कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि इंग्लैंड एक राष्ट्र राज्य है और इसका केंद्र क्या है, इंग्लैंड है। लेकिन अगर देखा जाए तो 18वीं सदी से पहले कोई भी जो ब्रिटेन था वो कोई भी राष्ट्र राज्य नहीं था। उसका रीज़न क्या है कि अनेक ब्रिटिश द्वीप थे, ब्रिटेन के अनेक द्वीप थे। वहाँ पर अगर कहें तो प्राथमिक पहचान जातीयता थी, यानी वहाँ अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश लोग रहते थे। और इन सभी की बात करें तो इन सभी जातीय समूहों की अपनी अपनी संस्कृति और अपनी अपनी परंपराएं होती थी। और राष्ट्र राज्य के बारे में बताया गया है कि राष्ट्र राज्य वह है जहां पर राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित होती है। तो द मॉडल ऑफ द नेशंस आर द नेशन स्टेट्स। सम स्कॉलर हैव argued is Great Britain. In Britain, the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution. It was the result of a long drawn out process. The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of a Porttrack conflict, was the instrument through which a nation-state with England at its centre come to be forget. There was no British nations prior to the 18th century. The primary identities of the people who inhabits the British cells were ethnic ones, such as English, Welsh, Scot, Irish. All of these ethnic groups had their own culture and political traditions. सेकंड टॉपिक देखते हैं कि यहाँ पर जो अभी बताया गया कि सबकी अलग अलग जातीय भिन्नताएं थी, तो उनमें देखना है कहाँ पर कैसी भिन्नता थी। तो इसके तहत हम लोग स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बारे में देखेंगे। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच यूनियन एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में हुआ। यहाँ पर यूनियन अधिनियम लिखा है, तो आप इसे अंग्रेजी में एक्ट ऑफ यूनियन भी याद रख सकते हैं, तो वह भी लिख सकते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन के तहत क्या हुआ कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, जिसका अर्थ यह निकला कि स्कॉटलैंड पर अपना प्रभाव, यानी जो ब्रिटेन है वो स्कॉटलैंड पर अपना प्रभाव व्यवहारिक रूप से लागू कर लिया। लेकिन इसके बाद देखें तो ब्रिटिश संसद अंग्रेजी सदस्यों का प्रभाव था, या जो ब्रिटिश संसद थी उसमें अंग्रेजी सदस्य हावी थे और ब्रिटिश पहचान की वृद्धि करना चाहते थे। इसलिए वह स्कॉट की विशिष्ट संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को व्यवस्थित रूप से समाप्त करने का प्रयास करते रहे।
जब भी स्कॉट के लोग अपनी स्वतंत्रता का दावा करने का प्रयास करते तो स्कॉटिश हालैंड में बसे कैथोलिक वंशों को भयानक दमन का सामना करना पड़ता। स्कॉटिश हाईलैंड जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स हैं को अपनी गोलिक भाषा बोलने और राष्ट्रीय पोशाक पहनने से मना किया गया और बड़ी संख्या में जबरन अपनी मातृभूमि से इन्हें बाहर कर दिया गया। यानी कि द एक्ट ऑफ यूनियन 1777 या 17,007 between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain meant is the effort that England was able to impose its influence on Scotland. The British Parliament was henceforth dominated by its English members. The growth of a British identity meant that Scotland distinctive cultures and political institutions were systematically suppressed. The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repressions whenever the attempt to assert their independence. That so that Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language, ठीक है ना, Gaelic language, और wear their national dress, यानी इनको नेशनल ड्रेस पहनने पे, एंड लार्ज नंबर वेयर फोर्सफुली ड्राइवन आउट ऑफ द होमलैंड्स। आगे देखें, इंग्लैंड एंड आयरलैंड की बात करें तो यहाँ पर स्थिति कैसी थी कि आयरलैंड जो एक द्वीप समूह देश था, वहाँ दो समुदाय के बीच गहरी विविधता थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। यहाँ कैथोलिक बहुत मात्रा में थे और प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यक थे। तो एक बड़े पैमाने पर कैथोलिक देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इंग्लैंड ने क्या किया, प्रोटेस्टेंटों पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। इसके पहले आप पिछले उसमें अगर आप समझें तो जो स्कॉटलैंड था वहाँ पर भी प्रोटेस्टेंटों का दबाव बढ़ाने का कार्य किया गया, और यहाँ पर भी इसने प्रोटेस्टेंटों पर प्रभाव, यानी आयरलैंड में भी कैथोलिक बहुलक थे और जो आप स्कॉटलैंड पढ़े वहाँ भी कैथोलिक बहुलक थे। तो कैथोलिक यहाँ अधिक मात्रा में थे, प्रोटेस्टेंट कम थे, लेकिन इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट अधिक थे। तो वह जो है इन प्रोटेस्टेंटों को प्रोत्साहित करते थे कि इन कैथोलिकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकें। इसलिए अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंटों की मदद की। ब्रिटिश प्रभुत्व के खिलाफ कैथोलिक विद्रोह को दबा दिया गया और वोल्फटोन, इनको याद रखना है, वोल्फटोन और उनके यूनाइटेड आयरिशमैन के नेतृत्व में एक असफल विद्रोह हुआ। यानी वोल्फटोन के नेतृत्व में आयरलैंड का एक विद्रोह हुआ जो असफल हो गया, और उसके असफल होने पर आयरलैंड को जबरन 1801 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नए ब्रिटेन के इसमें इट वाज आयरलैंड कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। यहाँ पर कौन कौन है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट हैं, जो मुख्यतः आपको देखना है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू इस्टेब्लिश देन डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री। Catholic revolts against British dominance were separate after a failed revolt led by Wolfton and his United Irishmen, 1798. Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801, यानी 1801 ईस्वी में इसे ज़बरदस्ती शामिल कर लिया गया। इसके बाद देखेंगे कि आगे देखेंगे नए ब्रिटिश प्रतीक चिन्हों,
आगे देखते हैं कि नए ब्रिटेन के प्रतीक, यानी जैसे ही आयरलैंड पर कब्जा किया गया तो आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया, तो उसके बाद ब्रिटेन के जो प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे जैसे देखेंगे ब्रिटिश ध्वज, यानी जिसे यूनियन जैक कहते हैं। ब्रिटेन का जो राष्ट्रगान है गॉड सेव आवर नोबल किंग, और अंग्रेजी भाषा को सक्रिय रूप से प्रचारित प्रसारित किया जाने लगा। तो याद रखना है, ब्रिटिश ध्वज को क्या कहते हैं, यूनियन जैक। ब्रिटिश राष्ट्रगान के बोल क्या हैं, गॉड सेव आवर नोबल किंग। और आप सब जानते हैं यहाँ की भाषा अंग्रेजी है, तो ये यहाँ वही चीज़ दिया गया है कि द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन द ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक, द नेशनल एंथम्स यानी गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज वेयर एक्टिवली प्रमोटेड। यहाँ देखेंगे ये आयरलैंड है, ये स्कॉटलैंड है, और ये इंग्लैंड है, और ये वेल्स है। आपको शुरू में बताया गया था, वेल्स, आयरलैंड, आयरिश, इंग्लैंड, स्कॉटिश, वेल्स और अंग्रेज। तो ये चारों हैं जिनमें आपको स्कॉटलैंड की कहानी और आपको आयरलैंड की स्टोरी बताई गई, और इन सभी को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन के अंतर्गत अगर कहें तो उस समय राष्ट्रवाद नहीं था, क्योंकि यहाँ भी जाति भिन्नता थी और यहाँ भी जाति भिन्नता थी। नेक्स्ट आते हैं दृश्य राष्ट्र की कल्पना, यानी विजुअलिंग द नेशंस। ये विजुअलिंग द नेशंस क्या है, आपको समझना ऐसे है कि उस समय राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए एक कल्पना की गई, विजुअलिंग की गई, और उस कल्पना के तहत एक नारी को प्रतिमा दी गई। जैसे भारत में भारत माता कहा जाता है, वैसे ही नारी को एक प्रतिमा का रूप दे के लोगों में राष्ट्र के प्रति भावना या राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का प्रयास किया गया। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी के कलाकारों ने एक राष्ट्र का अनुकरण करके एक रास्ता निकाला, या राष्ट्र का अनुकरण करके एक रास्ता निकाला। उस समय राष्ट्र को महिला के रूप में प्रस्तुत किया जाता था या एक नारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम जो दिया गया वो था मारियान। तो ये याद रखना है, फ्रांस में राष्ट्र की प्रतीक महिला का नाम क्या था, मारियान था, और उसके जो चिन्ह थे वो स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, जैसे लाल टोपी, तिरंगा, कलगी। मारियान की मूर्तियां सार्वजनिक चौकों पर रखा गया ताकि जनता को एकता का राष्ट्रीय प्रतीक याद रहे, या जैसे ही मूर्तियों को देखें तो उन्हें राष्ट्र के प्रति श्रद्धा का भाव उनमें जग जाए। यानी आर्टिस्ट फ्रॉम द 18th and 19th century found a way out by personifying a nation that at that time the nation was presented in female disguise. In France, he was given the popular Christian name Marian. His sign were also of independence and republic, red cap, tricolor and Christus. Status of Marian, जो statue of Marian were placed at the public square so that the public world remembers that national symbol of unity, यानी कि उसे नेशनल यूनिटी के नेशनल सिंबल के रूप में उसे प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार यहाँ अगर चित्र देखें तो ये मारियान का है और ये जर्मेनिया का है। ये मारियान का चित्र है और ये जर्मेनिया का है। जर्मेनिया के बारे में आगे देखते हैं। तो जर्मेनिया की जो ये पेंटिंग है ये 1848 में, इसके जो क्रिएटर हैं या इसके बनाने वाले हैं वो फिलिप वेट्स हैं, फिलिप वेट। तो देखते हैं आगे जर्मेनिया कौन है। तो जैसे फ्रांस में एक नारी के रूप में एक प्रतिमा को मारियान कहा गया, उसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक बन गई, यानी जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक जो थी वो जर्मेनिया थी। जर्मेनिया जर्मन जो थी जर्मेनिया थी वो ओक के पत्तों का मुकुट पहनती थी। तो ओक क्या है, एक वृक्ष है, उसके पत्तों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि उस समय जर्मनी में ओक के पत्तों को या ओक को जो है वीरता का प्रतीक माना जाता था। तो सिमिलरली जर्मेनिया बिकम द allegory of the German nations in visualing representations. German wear a crown of oak leaves as the German oak stand of heroism.
अब आगे देखें रोमानीवाद या राष्ट्रीय भावना। तो रोमांटिकिज्म एंड नेशनल सेंटिमेंट। तो रोमानीवाद है क्या? एक प्रकार का आंदोलन है। कैसा आंदोलन है? तो रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसके अनुसार राष्ट्र के निर्माण में जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनका कहना है कि कला, काव्य, कहानी, किस्से, संगीत आदि के द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं को गढ़ने में इन्होंने सहयोग किया या इनके द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं को गढ़ा जा सकता है। तो रोमानिज्म वाज ए टाइप ऑफ कल्चर मूवमेंट्स according to which culture played an important role in the formation of the nations. Art, poetry, stories and music contribution to the creating a nationalist sentiments. ठीक है ना? तो इसके बारे में देखना है किसका क्या विचार है कि रोमानीवाद में। तो दो लोगों को जानना है, जर्मन दार्शनिक जोहान गॉटफ्रीड ने कहा कि रोमानी चिंतक हैं, इनका कहना है कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। राष्ट्र की सच्ची आत्मा उसके लोकगीत, लोक काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती है। रोमांटिक्स थिंकर्स सच एज द जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्रीड claim that true German culture is rooted in their common people, the true soul of the nations, in related thought, folk song, folk poetry and folk dance. फ्रांसीसी चित्रकार डेलाक्रिक्स सबसे महत्वपूर्ण फ्रांसीसी रोमांटिक चित्रकारों में से थे। वो जर्मनी के थे, ये फ्रांस के हैं। तो पूछा जा सकता है फ्रांस के एक रोमानीवाद का नाम बताइए, या रोमानी चिंतक का नाम बताइए, या जर्मनी के एक रोमानी चिंतक का नाम बताइए। तो जब जर्मनी का रोमानी चिंतक पूछे तो आपको जोहान गॉटफ्रीड बताना है। जब फ्रांस का रोमानी चिंतक पूछे तो आपको डेलाक्रिक्स बताना है। ये सबसे महत्वपूर्ण रोमांटिक चित्रकारों में से थे। यानी द फ्रेंच पेंटर डेलाक्रिक्स वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंच रोमांटिक पेंटर्स। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्लोज होता है। और इसके एक्सरसाइज जो है आप अगली यानी नेक्स्ट वीडियो पर आप इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स करें।